हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 4, जिसमें आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर, ग्रामर के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। जो लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, वो पूछा था एग्निग्नोरिस इज ओरिजिनली मीन्ड। एग्निग्नोरिस का ओरिजिनली मीन्स क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकॉग्निशन। Anagnorisis is originally meant recognition. Question number 61. A term applied to rough, heavy-footed, and jerky versification, and also to verses that are monotonously regular in meter and tightly conventional in sentiment. ये डेफिनेशन किसकी है? मियोसिस की है, एलेग्री की है, पोएटिक ड्रामा है, या डॉगेरल है? क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉगेरल। डॉगेरल क्या होता है? देखिए, doggerel is a literary term for poetry that is irregular in rhythm and rhyme, or has a monotonous rhythm and easy rhyme. It can also refer to verse with a cheap or trivial meaning. Doggerel is often used deliberately for comic effect or burlesque. डॉगरल एक लिटरेरी टर्म्स है फॉर पोएट्री के लिए, और इसका यूज होता है इरेगुलर इन रिद्म। रिद्म में इरेगुलर फॉर्म में होता है, और इसकी जो टोन होती है वो मोनोटोनस रिद्म होती है। इट कैन आल्सो रिफर टू वर्स विद अ चीप और ट्राइबल मीनिंग। इसका जो मीनिंग होता है वो चीप और ट्राइबल होता है। डॉगेरल इज ऑफन यूज्ड डेलिबरेटली फॉर कॉमिक इफेक्ट। डॉगेरल का यूज कॉमिक इफेक्ट के लिए किया जाता है या बर्लेस्क के लिए किया जाता है। तो डॉगेरल में 4-5 पॉइंट है, वो आप याद कर लीजिए। की पॉइंट: एक, इरेगुलर इन रिद्म। रिद्म में ये इरेगुलर होता है। मोनोटोनस रिद्म होती है, मतलब बोरिंग टाइम की रिद्म होती है, बोरिंग रिद्म, इजी टाइम, मोनोटोनस रिद्म। एंड चीप एंड ट्रेवल मीनिंग, और इसका जो यूज होता है वो कॉमिक इफेक्ट के लिए होता है या बर्लेक्स के लिए होता है। इरेगुलर इन रिद्म, मोनोटोनस रिद्म, चीप और ट्रेवल मीनिंग, और इनका जो यूज होता है डॉगरल का, ये कॉमिक इफेक्ट के लिए होता है। ये 3-4 पॉइंट है, इसको याद कर लीजिए। की पॉइंट्स, आपको डॉगरल पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62। सैमसन एगोनिस्ट इज अ। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? क्लोजिट ड्रामा है, कॉमेडी है, नॉवेल है, पोएटिक ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, क्लोजिट ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 63। आई लेफ्ट माई विलेज सो देन आई कुड अर्न मोर मनी इन द सिटी, नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, दैट इन प्लेस ऑफ देन। क्यों? क्योंकि सो दैट का मतलब होता है ताकि। आई लेफ्ट माई विलेज, मैंने अपने गांव को छोड़ा, ताकि आई कुड अर्न, मैं कमा सकूं, मोर मनी, ज़्यादा ज़्यादा पैसे, इन द सिटी, सिटी में। तो यहाँ पे सो देन की जगह पर सो दैट का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 64। इज अ प्ले रिटन टू बी रीड नॉट परफॉर्म्ड। एक प्ले है जो लिखा जाता है केवल पढ़ने के लिए, ना कि परफॉर्म करने के लिए। किसकी बात हो रही है? क्लोज ड्रामा की हो रही है, अपोरिया की हो रही है, पोएटिक लाइसेंस की हो रही है, पोएटिक ड्रामा की हो रही है? क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोज ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 65। इज अ फॉर्मल lyric poem with a serious theme, elevated language, and formal structure are often written for specific occasions or ceremonies. किसकी बात हो रही है? ओड की, बैलेट की, अलेग्री की, या मोटिव की? क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओड।
ओड इज अ फॉर्मल लिरिक पोएम, ये फॉर्मल लिरिक पोएम होती है। इसकी थीम सीरियस थीम होती है, लैंग्वेज एलिवेटेड लैंग्वेज में होती है, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, और जो ओड लिखे जाते हैं स्पेसिफिक ओकेजन या सेरेमनीज के लिए लिखे जाते हैं। ये देखिए, ओड आर ऑफन रिटन फॉर स्पेसिफिक ओकेजन्स और सेरेमनीज। जो ओड लिखे जाते हैं स्पेसिफिक अवसर पर लिखे जाते हैं, स्पेसिफिक ओकेजन्स पर लिखे जाते हैं या सेरेमनीज पर लिखे जाते हैं। ओड आर यूजली लॉन्गर इन लेंथ कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ पोएम्स। ओड होते हैं वो अक्सर लंबे होते हैं अगर अदर टाइप ऑफ पोएम से तुलना की जाए तो। क्वेश्चन नंबर 66, हु डिक्लेयर्ड दैट मिल्टन वॉज द आइडियल ऑफ हाई एंड रेयर एक्सीलेंस। ये कौन डिक्लेयर करता है? मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, ऑस्कर वाइल्ड या टेनीसन। क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड डिक्लेयर्ड दैट मिल्टन वॉज द आइडियल ऑफ हाई एंड रेयर एक्सीलेंस। बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिए, रट लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरए 4.0 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 67, हैकू sometimes spelled hokku is a Japanese poetic form that represents in syllables। मतलब हैकू में कितने syllables होते हैं? 12 syllables, 19 syllables, 14 syllables या 17 syllables। क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 17 syllables। देखिए हैकू क्या है? हैकू इज अ जापानीज पोएटिक फॉर्म, एक जापानीज पोएटिक फॉर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है 17 सिलेबल्स को, ऑर्डर इनटू देयर 3 लाइंस ऑफ 5, 7 एंड 5 सिलेबल्स। हैकू 3 लाइंस की होती है, फर्स्ट लाइन में 5 सिलेबल, सेकंड लाइन में 7 सिलेबल एंड थर्ड लाइन में 5 सिलेबल, यानी 5, 7, 5 सिलेबल्स की होती है हैकू। टोटल मिला के हो जाएंगे 17 सिलेबल्स। कॉमन इराज का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में इरर है? दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स। सिंस के साथ कभी भी प्लूरल्स फॉर्म नहीं आती है, सिंस के साथ कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता है, इसलिए सिंस के साथ प्लूरल नहीं सिंगुलर आता है, सिंस की जगह पे फॉर का यूज हो जाएगा। दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट फॉर 10 ईयर्स। सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अगर पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम में डिफरेंस ना कर पाओ तो इतना याद कर लो कि सिंस के साथ कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 69, इज पोएट्री रिटन विद रेगुलर मेट्रिकल बट अनराइम्ड लाइंस यूजुअली इन आयम्बिक पेंटामीटर। किसकी बात हो रही है? ओपन फॉर्म की, फ्री वर्स की, ब्लैंक वर्स की या नन, किसी की नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लैंक वर्स। Blank verse is poetry written with regular metrical but unrhymed lines, usually in iambic pentameter। तो ब्लैंक वर्स है iambic pentameter में लेके जाते हैं, शॉर्ट में समझे तो नो राइम बट मीटर। ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती है लेकिन मीटर होता है, नो राइम्स बट मीटर, ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, जॉन मिल्टन डिस्क्राइब द करप्ट एंड ग्रीडी क्लर्जी इन हिज पोएम लाइसिडास एज। कैसे डिस्क्राइब करते हैं करप्ट एंड गिल्टी क्लर्जी को अपनी पोएम लाइसिडास में? ब्लाइंड आइज के रूप में, या ब्लाइंड माउथ्स, ब्लैक माउथ्स या वाइट माउथ्स। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लाइंड माउथ्स। जॉन मिल्टन डिस्क्राइब द करप्ट एंड ग्रेडी क्लर्जी इन हिज पोएम लाइसिडास एज ब्लाइंड माउथ्स। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, इसको रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 71, शेक्सपियर हैड नो राइवल इन कॉमेडी एंड वाज इक्वल टू द एंशिएंट्स इन ट्रेजेडी।
ये डेफिनेशंस किसकी है? बेन जॉनसन की है, जॉन ड्राइडन की है, डॉक्टर जॉनसन की है, इनमें से किसी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेन जॉनसन ने शेक्सपियर को लेकर कहा है कि शेक्सपियर हैड नो राइवल इन कॉमेडी एंड वाज इक्वल टू द एंशिएंट्स इन ट्रेजेडीज। क्वेश्चन नंबर 72, द प्रिजनर वाज ब्रॉट टू द डॉक इन आयरन्स। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है, इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिनेक्डकी है, पैराडॉक्स है, इपिग्राम है, पर्सोनिफिकेशन है या ट्रांसफर एपिथेट है? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनेक्डकी। सिनेक्डकी का मीन्स होता है पार्ट ऑफ द होल, होल ऑफ द पार्ट। देखिए, द वर्ड आयरन्स इज यूज टू रिप्रेजेंट अ जेल और प्रिजन। जो आयरन है ये रिप्रेजेंट करता है जेल या प्रिजन को, विच एसोसिएटेड विद द मटेरियल आयरन। तो मटेरियल आयरन एक पार्ट है, इसका होल पूरा जेल। तो पार्ट्स ऑफ द होल, होल ऑफ द पार्ट, जहाँ भी आए वहाँ पे सिनेक्डकी फिगर ऑफ स्पीच का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 73, टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रेवल्स एंड बाई अपोजिंग एंड देम इज अ लाइन फ्रॉम शेक्सपियर्स। ये लाइन शेक्सपियर के किस प्ले से ली गई है? किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट या मैकबेथ? क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, हैमलेट। टू टेक आर्म्स अगेंस्ट अ सी ऑफ ट्रेवल्स एंड बाई अपोजिंग इन देम, ये लाइन हैमलेट प्ले से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 74, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? आंसर रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मच टू इन प्लेस ऑफ टू मच। जहाँ पे टू मच का यूज है वहाँ पे मच टू का यूज होगा, क्योंकि मच टू प्लस एडजेक्टिव और टू मच प्लस नाउन, यानी मच टू के बाद हमेशा एडजेक्टिव का यूज होता है। यहाँ पे विंडी एडजेक्टिव है, इसलिए मच टू एडजेक्टिव और टू मच प्लस नाउन। सी वेंट, when she went for a walk, Maya could not take off her scarf because it was much too windy. तो much too plus adjective और too much plus noun। क्वेश्चन नंबर 75, द टर्म फिन डी सिक्ले इज अ फ्रेंच फ्रेज। ये एक फ्रेंच फ्रेज है, इसका मतलब क्या है? बिगिनिंग ऑफ सेंचुरी, एंड ऑफ सेंचुरी या मिडिल ऑफ सेंचुरी या नन? क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंड ऑफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 76, कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्वामी whom autobiography impressed you so much? क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुज इन प्लेस ऑफ होम। होम की जगह पर हुज का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे पसेशन का सेंस आ रहा है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत है। होम का यूज ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है और हुज का पसेशन के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ स्वामी हुज ऑटोबायोग्राफी इम्प्रेस्ड यू सो मच? क्वेश्चन नंबर 77, स्वीट सॉन ऑफ एवन। स्वीट सॉन ऑफ एवन, ये स्टेटमेंट किसका है? बेन जॉनसन का है, टी.एस. इलियट का है, ऑस्कर वाइल्ड का है या डॉक्टर जॉनसन का है? क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 78, अ स्ट्रेस फॉलोड बाय एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। ये डेफिनेशन किसकी है? आयम्बिक की है, एनापेस्टिक की है, ट्रोकेइक की है, डैक्टाइलिक की है? क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ट्रोकेइक। ट्रोकेइक होता है स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सिलेबल।
और इसी का उल्टा हो जाएगा आयम्बिक। आयम्बिक में हो जाएगा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल, और ट्रोकेइक में हो जाएगा स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो आयम्बिक का उल्टा ट्रोइक, आयम ट्रोकेइक। तो ऐसे याद कर लीजिए, आयम्बिक का उल्टा हो जाएगा ट्रोकेइक। क्वेश्चन नंबर 79, आई एम नॉट अ लिटिल ग्रेटली सरप्राइज्ड। इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको बतानी कौन सी है, लिटोटस है, ट्रांसफर्ड इपिथेट है, सिनेक्डकी है, मेटोनमी है। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटोटस। आई एम नॉट अ लिटिल ग्रेटली सरप्राइज्ड। यहाँ पे नॉट अ लिटिल का मतलब है ग्रेटली। लिटोटस ऐसी फिगर ऑफ स्पीच होती है, आगे डिफिनेशन देखिए। लिटोटस इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस अ निगेटिव टू एक्सप्रेस एन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बात को निगेटिव वे में एक्सप्रेस करना लिटोटस कराता है। मतलब लिटोटस में निगेशन होना कंपलसरी है। लिटोटस जो फिगर ऑफ स्पीच है वो निगेशन के लिए यूज होती है। अफर्मेटिव बात को निगेटिव वे में बताना लिटोटस। ये देखिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम ग्रेटली सरप्राइज्ड। ये तो अफर्मेटिव हो जाएगा। इसका निगेशन बन जाएगा आई एम नॉट अ लिटिल सरप्राइज्ड। इसका मतलब भी हो गया है आई एम ग्रेटली सरप्राइज्ड। अफर्मेटिव बात को निगेटिव वे में कहना लिटोटस कहलाता है। लिटोटस इट इज द अपोजिट ऑफ हाइपरबोल। हाइपरबोल का उल्टा लिटोटस। क्वेश्चन नंबर 80, ये कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है। एवरी सोल्जर्स एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन देयर प्लेस। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, हिज इन प्लेस ऑफ देयर। जहाँ पे देयर का यूज है वहाँ पे हिज का यूज होगा। क्यों? क्योंकि एवरी सोल्जर्स एंड एवरी ऑफिसर्स, जो एवरी है सिंगुलर में काउंट होता है। एवरी, ईच, एवरी, समवन, नो वन, जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउन है ये सब सिंगुलर में काउंट होते हैं। इसलिए जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और इसके साथ ही सिंगुलर पसेसिव एडजेक्टिव भी आएगा। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है सिंगुलर, वो हिज यूज होता है, ना कि देयर। तो ये सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा, एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर वॉज इन हिज प्लेस। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का जो पसेसिव बनता है वो हिज बनता है, ना कि देयर बनता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, पाइनएप्पल इंस्टेड ऑफ पिनेकल इज ए एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल किसका है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।